नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हमें एप्लीकेशन नंबर 2 देखना है गॉस के थ्योरम का। गॉस के थ्योरम का एप्लीकेशन नंबर 2 जो कि ऊपर लिखा है हम लोगों का, इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन्फिनाइट प्लेन शीट। तो एक प्लेन शीट लेना है जिसका इन्फिनाइट लेंथ हो, इन्फिनाइट विड्थ हो। ठीक है, इसका मतलब इसका एरिया भी क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। अब इस पर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब जगह पर समान चार्ज है। ठीक है, और उसके कारण आसपास पर कितना इंटेंसिटी क्रिएट हो रहा है, इस चीज को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसा बनाते हैं, इस चीज को समझना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस तो पता है हमको क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल सरफेस होता है जो किसी चार्ज को इनक्लोज करता है, किसी एक चार्ज को इनक्लोज करके बनाया जाता है। ठीक है, ये होता है गॉसियन सरफेस। ठीक, ये पता होता है। और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक, आइए चालू करते हैं। मेरा नाम है आशीष कुमार बंछो, भिलाई फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक प्लेन शीट के बारे में। मान लीजिए ये एक प्लेन शीट है अपना, इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरीके से यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इस प्लेन शीट में। प्लेन शीट बोलने का मतलब है एक, जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन शीट हुआ। ठीक है, ये बहुत थीन है, लेकिन ये थिक दिख रहा है हमको। मैं इसके कवर बस को ले रहा हूँ, ये लो, ये बहुत ज़्यादा थीन हो गया। ठीक है, ये प्लेन शीट अपना बहुत ज़्यादा थीन है और इस पर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब तरफ पर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है। ठीक, अब इसके कारण इंटेंसिटी कैसे बन रहा होगा ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, मान लेते हैं इस चार्ज पर Q, इस शीट पर Q चार्जेस दिया हो हमने। ठीक है, Q चार्जेस दिया है और इसका पूरा लेंथ और विड्थ, ठीक, मतलब एरिया होगा कुछ। इसको क्या बोलते थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, इसका यूनिट क्या होता था, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा सिग्मा। सिग्मा को डिनोट कर रहा हूं मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी से। ठीक है, Q/A बोल दिया उसको। अब मान लीजिए इसके कारण किसी एक चार्ज पर ध्यान देते हैं, इसके इस चार्ज के कारण इंटेंसिटी कहाँ कहाँ पर बनेगा फाइंड आउट करना है हमको। तो एक शीट है ऐसा, यहाँ पर है मेरा एक चार्ज, तो इंटेंसिटी इस चार्ज के कारण बाहर की तरफ, और इस तरफ थीन है ना क्योंकि शीट, तो इस तरफ और इस तरफ दोनों डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, एक इधर और एक इधर। तो ये है हमारा शीट, तो शीट के बाहर और इस तरफ दोनों डायरेक्शन में बना देते हैं। मान लेते हैं इस डिस्टेंस तक और इस डिस्टेंस तक बन रहा है, मतलब टेस्टिंग चार्ज को यहाँ तक ला रहे हैं तो भी रिपल दिखा रहे हैं, टेस्टिंग चार्ज को यहाँ तक ला रहे हैं तो भी रिपल्सन दिखा रहे हैं। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट गॉसियन सरफेस जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये ठीक है, वैसे ही इस तरफ भी देखोगे ये बन रहा है गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस अगर ध्यान दें हम लोग अच्छे से तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो थीन शीट का गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनेगा, उसके अंदर एक चार्ज जो मौजूद है उसके कारण। ठीक है, तो हमने गॉस का सरफेस क्रिएट कर लिया, गॉसियन सरफेस जिसको बोलते हैं। अब इस गॉसियन सरफेस के थ्रू हम लोग गॉस का थ्योरम लगा सकते हैं। गॉस का थ्योरम क्या होता है, गॉसियन सरफेस जो क्रिएट किए हैं उसके जरिए कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो पाते हैं, इसी को बोलते हैं गॉसियन थ्योरम, गॉस का थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर सरफेस पर ध्यान दें अगर, तो सरफेस 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। पहला सर्कल ये हुआ, दूसरा कर्व सरफेस ये हो गया, और तीसरा सर्कल ये हो गया। ठीक है, इन तीनों पर नेट फ्लक्स निकालकर ऐड कर देंगे तो नेट इंटेंसिटी भी मिल जाएगी हम लोगों को। तो देखते हैं इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में जा रहा है। भैया यहाँ पर अगर पॉइंट चार्ज को ला रहा हूँ मैं, किसी टेस्टिंग चार्ज को, तो ये रिपल करने की क्षमता दिखा रहा है ये शीट। ठीक, तो इंटेंसिटी किस तरफ जा रहा होगा, इस तरफ जा रहा है एक तो इंटेंसिटी। ठीक है,
अच्छा, इस तरफ सरफेस वेक्टर या सरफेस एलिमेंट किस तरफ जा रहा होगा? एरिया एलिमेंट अगर मैं लिया हूं यहाँ पर ऐसा, तो एरिया एलिमेंट किस तरफ जा रहा है? एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन भी सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स जा रहा है ना, मतलब ये सरफेस हो गया, तो सरफेस के इस तरफ ही तो जा रहा है ना, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ठीक, या ऐसा समझो कि ये वाला आपका गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस किस तरफ बढ़ रहा है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड के डायरेक्शन में बढ़ रहा है, उसी तरफ क्या लग रहा है? और इंटेंसिटी, तो यहाँ पर थीटा इक्वल 0 डिग्री है। दूसरे सरफेस पर ध्यान दे। अच्छा, तीसरा सरफेस भी तो सेम हो जाएगा ना, इंटेंसिटी बाहर की तरफ लग रहा है और परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में आपका एरिया एलिमेंट भी है, ये लो, तो यहाँ भी थीटा इक्वल 0 डिग्री हो गया। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हमको समझ आ गए। दूसरा जो सरफेस है, सेकंड सरफेस, जिसको कर्व सरफेस का है, उसका एरिया एलिमेंट छोटा सा ले लेता हूँ मैं। ठीक, अब एरिया एलिमेंट छोटा सा लिया है, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, तो सिलेंडर मान लो ऐसा है, ये सिलेंडर है, तो इसका ये वाला पोर्शन का सरफेस वेक्टर किस तरफ जाएगा? एरिया वेक्टर आउटवर्ड, बाहर की तरफ, मतलब ये आउटवर्ड बढ़ रहा है, ऐसा बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक, लेकिन इस पर इंटेंसिटी तो इस तरफ जा रहा है, तो ये इंटेंसिटी हो गया आपका। ठीक, ये इस डायरेक्शन पर क्या हो गया आपका? सरफेस वेक्टर। तो थीटा कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। हमको गॉस के थ्योरम के अकॉर्डिंग पता है ई डी एस का वैल्यू जो होता है इक्वल क्यू अपॉन एब्सोल्यूट नॉट होता है, ये पता है। अब ई डी एस क्या होगा? नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स जो आपका इनक्लोजेस द गॉसियन सरफेस। तो पहला सरफेस का समीशन सरफेस नंबर 1 प्लस ई डी एस ऑफ सरफेस नंबर 2 प्लस ई डी एस ऑफ सरफेस नंबर 3, ये तीनों सरफेस हो गए, इक्वल होना चाहिए क्यू अपॉन एब्सोल्यूट नॉट। ठीक है, पहला सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा सरफेस। यहाँ पर ध्यान दो, तो पहला सरफेस और तीसरा सरफेस का तो कॉस थीटा 0 है, और कॉस थीटा 0 हो तो कॉस 0 हो जाता है 1, तो ये वैलिड है। लेकिन कॉस 90 यहाँ पर जो है थीटा 90, तो सरफेस सेकंड के लिए कॉस 90 0 हो जा रहा है। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर ई डी एस कॉस 0 लिखोगे आप। ठीक है, प्लस फर्स्ट सरफेस के लिए, ये सेकंड सरफेस के लिए ई डी एस कॉस 90 प्लस थर्ड सरफेस के लिए ई डी एस कॉस 0 इक्वल होना चाहिए क्यू ई नॉट। ये कॉस 90 वाला तो कैंसिल आउट हो गया, 0 होता है ना कॉस 90, इसलिए क्या बन रहा है? 2 टाइम ऑफ ई डी एस, ये बन रहा है इक्वल क्यू अपॉन ई नॉट। अब इंटेंसिटी तो कांस्टेंट है आपका, हो रहा है किसका इंटीग्रेशन? ds का। अब ds का मतलब क्या है? ds का मतलब है इस पूरे शीट का क्या एरिया है, यही तो होगा ना। यहां पर लिख सकते हो ds इज नथिंग बट एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ थिन शीट। तो थिन शीट का जो एरिया है वो कहलाता है ds। अब इसको मैं a के रूप में ले लेता हूँ, लेंथ और विड्थ है ना, a के रूप में ले लिया हूँ। ठीक, तो ds की जगह a भी लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ ई ए इक्वल क्यू अपॉन ई नॉट, ये बना। तो e क्या बन रहा है? इंटेंसिटी फाइनली q अपॉन 2 एब्सोल्यूट नॉट, तो ये बना एक इक्वेशन। ठीक, और a ये E इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एब्सोल्यूट नॉट A, पर Q अपॉन A तो आपने क्या दिया है? उस शीट का, थिन शीट का चार्ज डेंसिटी है। ये कैसा चार्ज डेंसिटी है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो Q अपॉन A की जगह आप क्या लिख सकते हैं? एक और इक्वेशन बन रहा है आपका सिग्मा अपॉन 2 एब्सोल्यूट नॉट। ये दोनों का ही आंसर न्यूटन पर कूलॉम में आ रहा है। ठीक, तो इंटेंसिटी किसी थिन शीट के कारण कितना आता है, उसका वैल्यू ये है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एब्सोल्यूट नॉट। अब किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है इसको देख ले। क्या चीज? फैक्टर्स जिस पर डिपेंड कर रहा है थिन शीट का,
सबसे पहला ई प्रोपोर्शनल है आपका सिग्मा के। जितना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी दोगे उतना ज़्यादा आपका क्या रहेगा। अच्छा, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा देने का मतलब क्या है आपका, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा देने का मतलब है या तो चार्ज को ज़्यादा दीजिए आप या एरिया को कम कीजिए। एरिया को आपको क्या करना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। एरिया जैसे कम करोगे तो चार्ज डेंसिटी वैसे बढ़ जाएगा, और चार्ज डेंसिटी जैसा बढ़ेगा इंटेंसिटी वैसा बढ़ते जाएगा। लेकिन यहाँ पर एरिया इन्फिनाइट बोला है ना इसका, तो एरिया तो इन्फिनाइट है, तो इसका मतलब चार्ज पर सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है। इसका कहने का मतलब है इंटेंसिटी सीधे सीधे डिपेंड कर रहा है चार्ज पर। जितना ज़्यादा चार्ज आप दोगे इस थिन शीट को, जितना ज़्यादा करंट पास कराओगे इस थिन शीट से, उतने ही ज़्यादा दूरी तक आपको इंटेंसिटी फाइंड आउट होगा, इंटेंसिटी उतना ही ज़्यादा मिलेगा। दूसरा चीज़ है ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है ई नॉट के। ई नॉट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, ई नॉट होता क्या चीज़ है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अगर कोई मीडियम है तो उस टाइम पर हो जाएगा ई के। इसका मतलब जितना ज़्यादा परमिशन मिलेगा आपको किसको, इंटेंसिटी को पास आउट होने के लिए, उतना ही इंटेंसिटी क्या होगा, कम होते जाएगा। क्योंकि पास आउट होने के लिए अगर ज़्यादा जगह मिल गया है तो एक पॉइंट पर थोड़ी ना मिलेगा आपको इंटेंसिटी, वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा बात है, तीसरा फैक्टर ये फाइंड आउट हो रहा है अपना कि ई डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। डिस्टेंस आउटर डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मान लो ये आर डिस्टेंस आपने लिया रहा होगा, तो इस पर तो कोई मतलब ही नहीं जा रहा है ना, बराबर डिस्टेंस यहाँ से इतने दूरी पर, यहाँ से इतने दूरी पर, इस पर फर्क नहीं पड़ रहा है ई को। ठीक, तो ये होता है अपना एक प्लेन शीट के कारण, इन्फिनाइट प्लेन शीट के कारण कितना इंटेंसिटी मिलता है हम लोगों को, ये होता है। ठीक है, आगे हम लोग इसी का सेकंड एप्लीकेशन भी है, और मतलब इसका एक और एप्लीकेशन वो है किसी दो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट के कारण, या इसी को पैरेलल प्लेट भी कहा जाता है, कितना इंटेंसिटी बनता है और कहाँ कहाँ पर बनता है। तो इसको देखते हैं। अब दो शीट है तो दो शीट को एक साथ लेंगे हम लोग। दो शीट को एक साथ लेने का मतलब है, आइए देखते हैं। अच्छा, एक शीट के कारण कितना बन रहा है, सिग्मा अपॉन 2 एब्सोल्यूट नॉट। ठीक, दो शीट के कारण कितना कितना बनेगा वो देखते हैं। इसको 2 लिख लेते हैं ना, 2 इन्फिनाइट प्लेन शीट। देखो एक शीट ले लेते हैं ऐसा, एक शीट ले लिए ये, सेम ऐसे ही एक शीट थोड़े डिस्टेंस पर ले लेते हैं, ये दोनों पैरेलल प्लेट शीट है। ठीक है, मान लेते हैं इसका नाम ए शीट है, इसका नाम बी शीट है। ठीक, तो ए शीट के कारण कहाँ कहाँ पर दिखेगा हमको इंटेंसिटी, एक तो इस पॉइंट पर मिलेगा और एक इस पॉइंट पर मिलेगा। ठीक है, बी शीट के कारण कहाँ कहाँ पर मिलेगा, एक तो इस पॉइंट पर मिलेगा, कॉमन पॉइंट हो गया दोनों के लिए, और एक आउट पॉइंट। तो तीनों पॉइंट्स को नाम दे देते हैं पी, क्यू और आर। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होंगे। मान लेते हैं इस शीट का नाम ए और इस शीट का नाम बी दिया हुआ है ना हमने, तो चार्ज डेंसिटी सबसे पहले तो देखना पड़ेगा हम लोगों को कैसा है चार्ज डेंसिटी। मान लो अगर दोनों का चार्ज डेंसिटी अलग अलग हो, मतलब एक का चार्ज डेंसिटी अलग हो दूसरे से, तब के कंडीशन में क्या बन रहा है इसको देखना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो, मान लेते हैं इसका चार्ज डेंसिटी हो सिग्मा 1, इसका चार्ज डेंसिटी हो सिग्मा 2। ठीक है, और सिग्मा 1 का वैल्यू ज्यादा हो तो पहला कंडीशन है इफ बोथ शीट हैव डिफरेंट चार्ज डेंसिटी, अलग अलग चार्ज डेंसिटी हो अगर दोनों शीट का, उस कंडीशन में। ठीक है, इसका सिग्मा 1 है, इसका सिग्मा 2 है, और यहां पर भी ऐसे लिख देते हैं कि सिग्मा 1 का वैल्यू ज्यादा है सिग्मा 2 से। अलग अलग है ना, तो कोई ज्यादा और कम होगा तभी तो अलग अलग है। दोनों बराबर रहते तो सिग्मा ले लेते, दोनों का चार्ज डेंसिटी एक ही है, सिग्मा करके अलग अलग है। ठीक है, तो
सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, इसको ना ए पॉइंट करके दे देता हूं मैं, एट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर क्या इंटेंसिटी बनेगा? अब देखो ये वाला जो शीट है वो तो इंटेंसिटी लगाएगा भाई इस पर बाहर की तरफ, ठीक है, टेस्टिंग चार्ज ला रहे हैं ना, और ये खुद पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, ये भी पॉजिटिव चार्ज से भरा है, तो दोनों बाहर की तरफ फेंक रहे हैं। ई ए तो बाहर ही फेंकेगा, ई बी भी क्या करेगा? बाहर ही फेंकेगा ना भैया, रिपेल ही तो करेगा ना, तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। लेकिन किसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, ई ए का कि ई बी का? भाई ए का डेंसिटी ज्यादा है, आपने लिखा है ना, तो ई ए का वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक। अब ई ए के कारण कितना होना चाहिए आपका? सिग्मा 1/2 एब्सोल्यूट नॉट, और ई बी के कारण कितना होना चाहिए? सिग्मा 2/2 एब्सोल्यूट नॉट, ये होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर नेट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा फिर? E एट पॉइंट P इक्वल टू ई ए माइनस ई बी, ऐसे ही तो फाइंड आउट करोगे ना, क्योंकि ए का वैल्यू ज्यादा है। मान लीजिए ए ज्यादा इंपैक्ट लगा रहा है और बी कम इंपैक्ट लगा रहा है, तो दोनों का नेट इंटेंसिटी क्या होगा? आपको बोला गया है यहाँ से 10 किलोमीटर चलने के लिए, और एक बार बोला गया है इसी डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चलने के लिए, ठीक। तो दोनों क्या हो जाएंगे उस कंडीशन में? ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस साइन लगा दो, दोनों ऐड हो जाएंगे ना, 15 किलोमीटर चल दो फिर। तो इसका मतलब ई पी का वैल्यू क्या आएगा? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट नॉट, ये आ रहा है ई पी का वैल्यू। आर पॉइंट के लिए अगर देखें हम लोग, तो आर पॉइंट पर भी सेम, ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन पर लगा रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो आर पॉइंट के लिए भी तो सेम ही आएगा, फिर अलग आएगा क्या? इंटेंसिटी एट पॉइंट पी एंड आर, यही आ गया अपना, ठीक है। बी, अब इंटेंसिटी देखते हैं हम लोग एट पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट पर देखते हैं। अब तो क्यू पॉइंट पर अगर देखें तो ई ए का डायरेक्शन रहेगा इधर, रिपेल करेगा, और ई बी का डायरेक्शन होगा इधर, यहां पर माइनस होगा, और ई ए माइनस ई बी होगा। उसका रीजन ये है कि अब बोला जा रहा है 10 किलोमीटर इस तरफ और 5 किलोमीटर इस तरफ जाने, है ना, ये देखो। तो आप इस पॉइंट से 5 किलोमीटर इधर जा रहे हैं और 10 किलोमीटर इधर जा रहे हैं, तो अगर 5 किलोमीटर इधर गए तो यहाँ तक पहुँचे, फिर 10 किलोमीटर यहाँ तक पहुँच गया ऐसे, है ना, या फिर 10 किलोमीटर यहाँ तक पहुँचे आप और 5 किलोमीटर जाने बोले तो आप यहीं कहीं पर रुक गए हो। इसका मतलब कौन जीत रहा है? 10 किलोमीटर वाला जीत रहा है ना, मतलब ई ए से ई बी को घटाना पड़ेगा आपको, ई ए माइनस ई बी, ठीक है। तो क्यू पॉइंट पर क्या आएगा फिर? इंटेंसिटी इक्वल टू ई ए का वैल्यू है सिग्मा 1/2 एब्सोल्यूट नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एब्सोल्यूट नॉट, तो ई क्यू आ रहा है 1/2 एब्सोल्यूट नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये रहा इंटेंसिटी क्यू पॉइंट पर, ठीक। तो अलग अलग चार्ज होने पर इंटेंसिटी मिल जाता है हमको ये, लेकिन कहाँ पर ज्यादा मिल रहा है इंटेंसिटी? राइट और लेफ्ट पर, राइट पॉइंट पर और लेफ्ट पॉइंट पर ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि ऐड हो जा रहे हैं, जबकि बीच वाले पॉइंट पर कम मिल रहा है आपको इंटेंसिटी, अगर अलग अलग है तो। अब माइनस रहा तो अभी तो आपने प्लस लिया था पूरा, इसके अंदर चार्ज डेंसिटी है और पॉजिटिव है, अगर निगेटिव निगेटिव रहे तो फिर दोनों इनवर्ट डायरेक्शन में हो जाएंगे, और इनका माइनस हो जाएगा पूरा आंसर में, ठीक। तो वो ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। अब लेकिन अगर हम लोग फाइंड आउट करें दूसरे कंडीशन के लिए, ये तो पहला कंडीशन था, अगर बोथ शीट हैव सेम चार्ज डेंसिटी और नेचर भी सेम है एंड पॉजिटिव है, अगर दोनों, ठीक है, सेम चार्ज डेंसिटी और पॉजिटिव है दोनों, तब ए वाला मतलब P और R पर इंटेंसिटी क्या बन रहा है वो देखते हैं। ई पी इक्वल होगा आपका सिग्मा, अब देखो दोनों का डेंसिटी सेम है ना, तो सिग्मा ए इक्वल सिग्मा बी इक्वल सिग्मा लिया जा सकता है, ठीक है। तो ई पी क्या बनेगा फिर? यहाँ पर सिग्मा रख दो, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ई नॉट, यही वैल्यू ई आर का भी होगा फिर, ठीक। तो क्या बन रहा है? ई पी इक्वल ई आर इक्वल
सिग्मा अपन एब्सोल्यूट नॉट, ये बन रहा है। बी वाला कंडीशन देखो, अब अगर पॉइंट क्यू पर देखें आप, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों माइनस हो जा रहे हैं, मतलब पॉइंट क्यू पर आपका इंटेंसिटी मिलेगा सिग्मा माइनस सिग्मा जीरो जीरो। तो कहने का मतलब क्या है, अगर शीट हैव सेम चार्ज डेंसिटी एंड सेम नेचर, नेचर भी सेम है, पॉजिटिव है, और डेंसिटी भी सेम है, तो उस कंडीशन में बीच वाले पॉइंट पर जीरो मिल रहा है हमको इंटेंसिटी, ठीक है, लेकिन लेफ्ट और राइट में कुछ मिल रहा है। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं, इफ चार्ज डेंसिटी तो सेम है, बट अपोजिट चार्जेस है यहाँ पर। अपोजिट चार्जेस मतलब सिग्मा तो पॉजिटिव सिग्मा है ए वाला, लेकिन सिग्मा भी क्या है, निगेटिव सिग्मा है। तब के कंडीशन में क्या होगा, ए वाला मतलब पी और आर, ई पी एंड डी आर क्या हो जाएंगे, देखो सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा हुआ वन वाला, माइनस सिग्मा, सिग्मा माइनस सिग्मा जीरो, तो ई पी ई आर ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, जीरो उस कंडीशन में, ठीक है। और बी पॉइंट ई क्यू क्या हो रहा है फिर उस कंडीशन में, सिग्मा माइनस ऑफ माइनस सिग्मा, मतलब सिग्मा प्लस सिग्मा, कहने का मतलब ये है सिग्मा माइनस ऑफ माइनस सिग्मा, ऐसा हो रहा है ना। तो क्या बन रहा है, ई क्यू इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एब्सोल्यूट नॉट, तो ई क्यू बन रहा है ई अपॉन सिग्मा अपॉन एब्सोल्यूट नॉट। इसका कहने का मतलब है, इसको एक कंक्लूजन के रूप में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कंक्लूजन के रूप में, कि अगर दोनों शीट पर चार्ज डेंसिटी सेम हो और चार्ज का नेचर भी सेम हो, तो आपको लेफ्ट और राइट पर इंटेंसिटी मिलता है। कंक्लूजन दो ठोक बन रहा है हमारा, इसको हटाओ हटाओ, कंक्लूजन ना, इफ both sheet have same charge density and same nature of charges, then तब आपको क्या मिलेगा, इंटेंसिटी विल बी इंटेंसिटी एट सेंटर या एट बिटवीन लिख लो, सेंटर अलग हो जाएगा, एट बिटवीन बोथ प्लेट्स विल बी जीरो। ठीक है, तो कहां पर प्राप्त होगा आपको, इंटेंसिटी विल ओनली बी फाउंड एट लेफ्ट और राइट टू द प्लेट या फिर शीट। ठीक है, ये एक बात हुआ। दूसरा, इफ बोथ प्लेट या बोथ शीट हैव डेंसिटी सेम रखते हैं ना, सेम चार्ज डेंसिटी बट opposite in nature, opposite nature of charges, then the intensity will only found at between both sheet। ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट। ठीक, इसका फायदा क्या है, अभी जो लास्ट में निकाले हम लोग, डेंसिटी दोनों का सेम था, मतलब इसका भी सिग्मा था, इसका भी सिग्मा था, लेकिन इसमें निगेटिव चार्जेस थे, इसमें पॉजिटिव चार्जेस थे। ये किस टाइप की व्यवस्था को बता रहे हैं, ये बता रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटेंस या प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। जब पढ़ते हैं ना हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस जब पढ़ेंगे, तो ये वाला जो है ना आपका, एक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है ऐसा, और एक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसा जोड़ दिया जाता है, ठीक है, और एक प्लेट को आपका क्या कर दिया जाता है, अर्थिंग दे दिया जाता है। ठीक है, अर्थिंग देने के कारण इन दोनों के बीच में इंडक्शन चालू हो जाता है।
इंडक्शन क्या चीज का? चार्ज का। चार्ज फ्लो करना चालू कर देता है ऐसे विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट हो गया। इस कारण इसके इस तरफ या इसके इस तरफ इंटेंसिटी नहीं मिलकर सिर्फ बीच में मिलता है। तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी या इंटेंसिटी को सीधे सीधे ऐसा लिख देते हैं, चार्ज डेंसिटी अपॉन परमिटिविटी। तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर ये कहाँ से आ गया भाई, क्योंकि ये वाला तो सिलेबस में है नहीं, स्टेट बोर्ड के सिलेबस में रहता नहीं ये चीज, ठीक। और एनसीईआरटी में भी जनरली 2 शीट के कारण पूछते नहीं है, प्लेन शीट के कारण या फिर सीधा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पूछ देगा वो, क्योंकि उसमें तो दोनों का थ्योरी लग जा रहा है, इस वाले का भी थ्योरी लग रहा है और कैपेसिटर का भी थ्योरी लग जा रहा है, इस कारण जनरली उसको पूछ देता है, ठीक है। लेकिन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ दिया जाता है। चलो एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें दोनों शीट का अपन को दे दिया है चार्ज का डेंसिटी, हम लोगों को फाइंड आउट करना है इंटेंसिटी, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड आउट द इंटेंसिटी ड्यू टू पैरेलल thin sheets of equal charge density, equal charge density ना, one is positive and another is या second is negative। क्या है? 2 × 10⁻⁶ चार्ज डेंसिटी दे दिया ना, 1 कूलम पर मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली फॉर फॉलोइंग कंडीशंस। पहला कंडीशन दे रहा है एट आउटर पॉइंट्स ऑफ शीट, और दूसरा एट बिटवीन बोथ शीट। तो क्या बोला है क्वेश्चन में? हमको डेंसिटी दे चुका है, चार्ज डेंसिटी, एक का पॉजिटिव और एक का निगेटिव, अपोजिट है ना, नेचर में ऐसा बोला है, देखो इक्वल चार्ज डेंसिटी, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज निगेटिव, तो इक्वल है चार्ज डेंसिटी। इसका 2 × 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर है, इसका -2 × 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। दोनों का चार्ज डेंसिटी हमको पता चल गया। अब चार्ज डेंसिटी जो कि हमको पता चल चुका है दोनों का, तो इस कारण अब क्या करेंगे हम लोग सीधे फॉर्मूले पे पुट कर देंगे। क्या होता है फॉर्मूला अपन का? जब पॉजिटिव हो ये निगेटिव हो तो केवल सेंटर पे प्राप्त होता है, आउटर पॉइंट्स पर प्राप्त नहीं होता। तो आउटर पॉइंट पर इंटेंसिटी 0 हो गया, खत्म हो गया। सेकंड वाले का आंसर क्या होगा? E = σ/ε0, ये होगा। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए ε0 का वैल्यू पता होना चाहिए, या फिर इसको ऐसे चेंज कर सकते हो 4πσ/4πε0, और 1/4πε0 का वैल्यू पता है आपको 9 × 10⁹, ठीक है। इसमें 4π का मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4π और सिग्मा का मल्टीप्लाई कर रहे हो, सिग्मा कितना दिया? 2 × 10⁻⁶, इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें अगर हम लोग तो कितना आएगा आंसर, देखते हैं क्या है। E = 9 × 2 × 4π है ना, तो 4π को लिख लो 22/7 चाहे तो, या 3.14 लिखना है तो आपकी इच्छा, 10⁻⁹ ये बन रहे हैं। तो इंटेंसिटी क्या आ रहा है? फिर इसको काट ही लेते हैं अपन लोग। किससे काटेंगे? मान लो, या 3.14 लिख लो यार, वो ज़्यादा इजी रहेगा, यहाँ पर कट नहीं रहा तो। 9 × 2 = 18, 18 × 4 × 3.14 × 10⁻3, ठीक है, 72.3.14 × 10⁻3। अब इसको सॉल्व करते हैं भैया, कितना आएगा? E = 3.14 को 72 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 10 9 10 6 16, 1
2 2 22608 इंटू 10⁻3। अब 2 के बाद पॉइंट था तो यहाँ पर 226 के बाद पॉइंट आ गया, तो ये आ रहा है इंटेंसिटी फिर कितना आएगा, देखो 3 है यहाँ पर ना, आपका ये दिया था ये, तो 3 है, 3 मतलब इतना न्यूटन पर कूलम। बहुत भयंकर टाइप का इंटेंसिटी मिल रहा है देखो। अब इसको अगर चाहो तो हम लोग लिख सकते हैं 2.26 ऐसा लिख दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 10⁻⁻6 न्यूटन पर कूलम, या -6 नहीं भैया, ये तो +6 होगा ना, 10⁻+6 न्यूटन पर कूलम। तो ये रहा आपका इंटेंसिटी। दोनों ही आंसर वैलिड है, आपको जो सही लगे वो ले लीजिएगा, या फिर जो एमसीक्यू में दिया हो वो ले लीजिएगा। तो ये होता है अपन का थिन शीट। एक तो सिंगल थिन शीट के कारण देख लिए हम लोग, और एक देख लिए डबल थिन शीट्स के कारण कैसे इंटेंसिटी बनता है। अगला जो लास्ट टॉपिक है हम लोग का, स्फीयर के कारण देखना है। स्फीयर के कारण कितना बनता है इंटेंसिटी, उसके 3 रीजन पर देखना है, आउटर, सरफेस और इनवर्ट रीजन पर, ठीक है। ये हो गया मेटलिक के लिए, मतलब कंडक्टर स्फीयर के लिए। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी होता है एक, उसके लिए भी देखेंगे। तो ये नेक्स्ट लेक्चर पर देखते हैं, मिलते हैं। लेक्चर कैसा लगा बताइएगा। धन्यवाद।